क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, ये अब अगली कैबिनेट मीटिंग में। इसे मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का असर कहें या कुछ और, लेकिन मोदी पर आरोपों के बाण चलाने वाले केजरीवाल की भी जुबान पर मोदी का गुणगान आ ही गया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा, देश में मोदी की हवा तो है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती को केजरीवाल टाल जाते हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ उनके अंदाज को देखकर लग रहा है कि देर सबेर वो मोदी से दो हाथ करने को सियासी अखाड़े में ताल ठोक सकते हैं। अभी तक भ्रष्टाचार को देश का सबसे बड़ा मुद्दा मानकर चलने वाली आम आदमी पार्टी को अब एक नया डर सताने लगा है, जातिवाद का डर। इस डर की वजह भी साफ है। आम आदमी पार्टी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, इसलिए वो जानती है कि जातिगत राजनीति का सामना उसे भी करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ पुलकित नागर, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो सवाल आज ये नहीं है कि कौन कौन अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करना नहीं चाहता। दरअसल हर राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहते हैं और हर कोई नरेंद्र मोदी के भूत का डर दिखा रहा है। देखो देखो भूत का रहा है, देखो देखो भूत आ रहा है। अक्षय, आइए जरा इस भूत के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आप लोग कितना मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस भूत का मुकाबला कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए? अभी तक हमने सारी पार्टियों को देखा, सारी पार्टियां समाम में नंगी हैं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल से हमें थोड़ी उम्मीद लग रही है कि शायद वो इस देश के मुसलमानों को कुछ भला कर सकते हैं। आपको भी यही लगता है? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल जो है ना, खुद एक संविधान बनकर चल रहे हैं। हमारे संविधान को तो मान ही नहीं रहे वो, और दिल्ली वालों को ये समझ लो कि नरक में डाल दिया उन्होंने। जी, अब तक मुसलमानों के पास दिल्ली में कोई अल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए हमें मजबूरन कांग्रेस को जिताना पड़ता था। मैं ये दावा करता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा तबका एक शामिल होगा। उनको यदि एक विकल्प मिल रहा है उनको। आप भी यही मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक विकल्प के रूप पर आ रहे हैं? जी, हम ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक विकल्प के रूप में आ रहे हैं। चलिए रमानी साहब, एक छोटी टिप ने आपकी, इससे पहले कि हम इस चर्चा को एक दिशा तक ले जा पाए, अंतिम स्वरूप दे पाए, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का भूत अब इनकैश करना चाहती है, क्या यही बच गया है हमारे देश में? देखिए, मैं मुख्तसरन ये कहूंगा कि 1830 में इस देश में कुछ लोगों ने जो ख्वाब देखा था, 2014 का इलेक्शन उस ख्वाब की ताबीर के तौर पर वही लोग देख रहे हैं। और वो अरविंद केजरीवाल हो या अन्ना हजारे हो और इस टाइप के जितने दूसरे सब्सिडियरी मूवमेंट इस मुल्क में पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे हैं, वो सब के सब उस ख्वाब की ताबीर के लिए मददगार साबित होने वाले। और ये ख्वाब इस मुल्क को तोड़ देगा, इस मुल्क को बाकी नहीं रहने देगा, इस मुल्क के पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को वो तोड़ के रख देगा और अनारकी मुल्क में फैलने जा रही है। शाहिद सिद्दीकी साहब, आम आदमी पार्टी से आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीदें हम लोगों को बहुत थी, लेकिन इन्होंने पहले 10 दिन में ही दिखा दिया कि हमारी उम्मीदें बेजा थी। और जहां तक केजरीवाल साहब का सवाल है, कल वो आके बोले हैं, इससे पहले नहीं बोले, मुजफ्फरनगर पे नहीं बोले। हमने उनसे बहुत कहा कि मुजफ्फरनगर पे बयान दीजिए, मुजफ्फरनगर जाइए, वहां टीम भेजिए, वहां नहीं गए। ये बात करते हैं कि हम एसआईटी बना देंगे पहले के फसादात पे। जो फसाद तुम्हारे सामने हो रहा है उस पे तो बोलो तुम कम से कम। सच्चर कमेटी पे आज तक उन्होंने कोई वादा नहीं किया, आरक्षण के बारे में कोई वादा नहीं किया। मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल हैं, शिक्षा के, आर्थिक मसाइल हैं, सामाजिक मसाइल हैं, उस पर कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है केजरीवाल साहब। तो केजरीवाल साहब से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है यह है कि केजरीवाल साहब और मुसलमानों को बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, बहुत बड़ा खतरा है। वक्त ये आ गया है कि मुसलमान इस खौफ की राजनीति से निकलें और नेगेटिव राजनीति, मनफी राजनीति ना करें, पॉजिटिव राजनीति शुरू करें, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो कांग्रेस है, हर एक की बात करें। आप हमारे और हमारी सामाजिक परिवर्तन के लिए आप क्या करना चाहते हैं, उसकी बुनियाद पर आगे फैसले करें। ये डर की राजनीति खत्म होनी चाहिए। हम आम आदमी के साथ हैं। मैं पिछले 1 महीने से लड़ाई लड़ रहा हूं प्रधानमंत्री से मिलने की। पिछले 4 साल से, 1 महीने पहले तो मैंने आवाज उठाई थी, मैं पिछले 4 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं प्रधानमंत्री से मिलने की। मैंने कुछ आरटीआई इस्तेमाल की थी। 3700 करोड़ प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं हमने मुसलमानों की तरक्की के लिए भेजा। मैं वो सवाल उनसे करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी कहती है हम आम लोग हैं और आम लोगों के साथ खड़े हैं। मुझ तक आज तक किसी भी आम आदमी पार्टी ने मेरा आके ये सवाल नहीं पूछा कि भैया हम तुम्हारे साथ आते हैं, चलिए प्रधानमंत्री से आपकी बात करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, आप कौन से वो पत्ते हैं आपके, वो कब खोलेंगे मुझे आप बता दीजिए। मुजफ्फरनगर में आपका सिंगल पर्सन
आपका एक कोई भी आपको छोड़कर मतलब आपको नहीं जा सके, आपका एक पर्सनल भी वहां जाकर उनके जख्मों पर मरहम नहीं रख पाया। हम ये पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी, आप SIT सिख दंगों के लिए बना देते हैं और उससे जो आपके सामने ऐसा लगता है कि कम से कम अरविंद जी के लिए भी आप खामोश हैं। काफी मुश्किलें साबित होती दिखाई दे रही। पूनावाला साहब, इससे पहले की चर्चा को हम खत्म करें, वापस आप ही पर घूम के सुई। भाई ये बताइए साहब, आप कहते हैं कि आपने बहुत कुछ किया, आप ये भी कहते हैं कि आपने सबको शामिल करके इस देश को आगे बढ़ाया, लेकिन बस आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं, ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट कब तक धूल फाकती रहेगी साहब? लेकिन सच्चर कमेटी रिपोर्ट में से जो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन है, इसके अलावा जो PM के 15 पॉइंट प्रोग्राम है, 10 फोल्ड इंक्रीज जो माइनॉरिटी के एजुकेशन के लिए दिया गया है, जो गुजरात में नहीं दिया गया है, और ये सब सच्चर कमेटी रिपोर्ट में से हुई। हाँ, पूरी सच्चर कमेटी अब तक इंप्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन उसमें से काफी पॉइंट्स इंप्लीमेंट हुए। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ, कांग्रेस ये सब कागजों में बस इस बात को जमीन पे कुछ नहीं पहुंचा, मुसलमान के हाथ खाली है। पूनावाला साहब, ये सारी RTIs है जहां पर मैंने पता किया मुसलमानों तक कुछ नहीं पहुंचा। 3700 करोड़ प्रधानमंत्री अपने भाषण में जो कहते हैं मुसलमानों तक नहीं पहुंचा। मोहम्मद फहीम साहब यहाँ पर मोहम्मद फहीम साहब मुसलमानों का कोई भला नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। और सुन लीजिए, दिल्ली के देखिए मुजफ्फरनगर के दंगों में मैं वहां पर था मेरे भाई के साथ। दशा बदलने के लिए बेकरार है, बेचैन है। मुजफ्फरनगर के दंगों में और मेरे भाई वहां पर थे। क्या मोहम्मद फहीम साहब मुजफ्फर के दंगों में आए? क्या मोहम्मद फहीम साहब वहां पर आए? क्या वहां पर बुलडोजर चल रही थी? टीवी स्टूडियो में चिल्लाना। एक सेकंड बुकल नवाज साहब और प्रधानमंत्री के एक सेकंड साहब, हम लोग कोई किसी की बात नहीं सुन पा रहे। लेकिन बुकल नवाज साहब मोदी साहब से सवाल पूछे, बिल्कुल जिन्होंने 3000 मुसलमान को, जिनके शासन में 3000 मुसलमान मरे। पूनावाला जी जरा एक सेकंड रुके। पूनावाला जी एक मिनट। बुकल नवाज साहब आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं एक सेकंड पूनावाला जी, एक सेकंड रुके। आप ये कह रहे हैं कि आप जो ये डिबेट दिखा रहे हैं, इसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जितने भी मुसलमान वहां बैठे थे, सबने कहा आप बाल्टी आएगी। इसका मतलब ये ऐसे साबित कर दिया आपने कि जहां जाए वो कांग्रेस और भाजपा को किनारे किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर न कांग्रेस रहेगी न भाजपा रहेगी। जैसे दिल्ली का मुसलमान वहां पर कह रहे हैं कि हम न कांग्रेस को वोट देंगे न भाजपा को देंगे, हम देंगे आप पार्टी को वोट देंगे। आपके ये डिबेट थे। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्लीज हमारे इस हालत में रहम खाइए। मुसलमानों की तरक्की की बात कीजिए, उनको मजहब के नाम पे मत बांटिए। लेकिन आएगा तीसरा मोर्चा। भाई बांटना बंद करो भाई, हिंदू मुसलमान के नाम पे बहुत हो गया। आप दिल्ली के अंदर आप पार्टी लेके आ रहे हैं, न कांग्रेस है न भाजपा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस आएगी, भाजपा आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी। इतना उत्तेजित मत होइए, इतना उत्तेजित मत होइए। आप मुझे एक चीज बताइए, फहीम साहब जो टीवी पर हीरो बन रहे हैं, उनसे पूछे वो कभी मुजफ्फरनगर गए? नहीं चलेगा। सवाल है कि क्या मुसलमानों के एजुकेशन के लिए अच्छा चलिए, अगर देख साहब एक सेकंड मैं जरा आप सबको रोकूंगा। आइए जरा यहाँ पर एक सेकंड, आप फहीम साहब को पूछिए जो टीवी पे हीरो बन रहे हैं कि क्या मुजफ्फरनगर गए? सवाल है कि मुसलमानों के एजुकेशन के लिए उनके मुजफ्फरनगर में कंबल बांट के, कपड़े बांट के, मरहम लगा के आए भाई थे। आपकी तरह पुणे में बैठकर, मुंबई में बैठकर चैनल से बात नहीं की है। चलिए मैं माफ कीजिए एक सेकंड प्लीज पूनावाला जी मुकल नवाज साहब एक मिनट प्लीज आप लोग चीख रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे। मैं जरा यहाँ पर आइए जरा इस चर्चा को अंतिम स्वरूप देते हुए आइए हम आपको राहुल गांधी ने किस तरीके से अल्पसंख्यकों के दर्द को बयान करने की कोशिश की, एक जरा उनकी टिप्पणी देख लेते हैं ताकि आखिरी 1 मिनट उस पर भी चर्चा हो जाए। आइए जरा राहुल गांधी की बात देख लेते हैं। कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो 70 साल में हुआ उसको हम 3-4 महीने में कर देंगे। नहीं, हंसने की बात है, क्योंकि 70 साल में जो काम हुआ वो हिंदुस्तान की जनता ने किया और वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। जब वो कहते हैं कि 70 साल में जो आपने किया वो हम 3 महीने में कर देंगे, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि अगर यहां हिंदुस्तान में प्रगति आई है तो आप लाए हो, मैं नहीं लाया हूं।
आपके प्रधानमंत्री नहीं लाए हैं, आप लाए हो। तो ये देख लीजिए किस तरीके से हर कोई सिर्फ अपनी ढपली, अपना राग बरसाता हुआ चल रहा है। क्या आप लोग मानते हैं ना कि अल्पसंख्यकों का हित करने का दावा हर कोई करता है, लेकिन कोई करता नहीं। चलिए इस चर्चा को हम यहीं पर छोड़ते हैं और ये सवाल हम तमाम राजनीतिक दलों के सामने छोड़ते हैं। अगर आज ये वोट बैंक पॉलिटिक्स बंद हो जाए तो कम से कम हमारे देश में बांटो और राज करो बंद हो जाए। विकास किसी एक के घर में नहीं पहुंचता, विकास हर किसी के घर में पहुंचता है। मुद्दा विकास होना चाहिए, धर्म नहीं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आ रहे और खबरों के साथ।